का जो कैसे ओरिजिनेट हुआ वो एक बार फिर से देख ले। क्या था, अगर मान लो हमारा इनिशियल ये अगर टोटल अर्थ है, ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था, इस अर्थ का हिस्सा क्या था बताओ। इस अर्थ का अगर मैं 4.8 अरब ईयर्स की बात करूं, ईयर्स के पहले, तो यहाँ पे दो ही चीज थे, एक आपका लैंड मास था, एक आपका वाटर मास था। तो अगर मैंने ये बोला कि ये मेरा लैंड मास है और ये मेरा वाटर मास है, ये हमारा जलमंडल है, जलमंडल है, और ये हमारा क्या है, स्थल मंडल है। ये हमारा क्या है, स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल का नाम हमने जिया, और जलमंडल का क्या नाम था, पैथालस। ठीक है, ये हम महाकल्प की बात है, पूरा जीवी महाकल्प। ये सारी चीजें कब तक घटना है, घटना अगर आपको लिखना है तो पूरा जीवी महाकल्प, महाकल्प। या एरा की बात कर रहे हैं, पर्मियन एरा की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर्मियन एरा के बाद अब क्या हुआ, अब ये आपका जो पार्ट है ये दो हिस्सों में बटा, दो हिस्सों में बट के क्या बना बताइए, एक आपका अंगारा लाइन, एक आपका गोंडवाना लाइन बना, ठीक है। तो ये अब मैं इसको मिटा के मैं इसको क्या कहूंगी, अब मैं इसको पूरा जीवी महाकल्प। अब ये मेरा दो बना, ये ठीक है, एक आपका क्या बना, गोंडवाना लाइन बना, एक आपका अंगारा लाइन बना। ये आपका अंगारा लाइन और ये आपका गोंडवाना लाइन, ठीक है। अंगारा लाइन और गोंड, तो त्रियासिक महाकल्प, त्रियासिक महाकल्प पे बना। या आप ये बोल सॉरी त्रियासिक एरा, सॉरी त्रियासिक एरा, या आप बोलोगे मध्यजीवी, मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प बना। क्या क्या बना मध्यजीवी महाकल्प में, इसका मतलब हमारे पास कौन सा लाइन बना, गोंडवाना लाइन बना और अंगारा लाइन बना। इसका मतलब विखंडन किसका हुआ, किसका विखंडन हुआ, विखंडन किसका हुआ, पेंजिया का विखंडन हुआ, किसका विखंडन हुआ, पेंजी का विखंडन हुआ। अगर मैं ये बोलूं, अब हमारे पास दो थे, अब दो का पता है तीन हुआ। तीन का क्या हुआ कि इसमें दो हिस्से बने, एक आपका क्या बना, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, एक आपका बना यूरेशिया, यूरेशिया, और एक आपका बना ये दक्षिणी अमेरिका। हमने तब भी पता था जब यूरेशिया वाला फॉर्मेशन हुआ था तभी हमारा बीच का तेज सागर भी था ना। तो मैंने क्या बोला, इस दक्षिणी अमेरिका का ही कौन कौन सा भाग होता है, ऑस्ट्रेलिया बना था, ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या बना है, अंटार्कटिका, और क्या बना है, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। और ये सब किस किस काल की बात चल रही है बताओ, काल बताओ यहाँ पे, जुरासिक एरा, जुरासिक एरा या क्रिटेशियस काल बोल सकते हो, क्रिटेशियस काल का, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी चीजें अब डिवाइड हो गई, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग क्या होता है, अरावली, अरावली, ठीक है। तो अगर आप पूरे इसमें बात करोगे तो पूरे भारत का सबसे प्राचीन क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय प्लेटो का ही भाग हमारा क्या है, ये अरावली है। तो दैट मींस अरावली क्या है, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत है, ठीक है। इतना हो गया। अब वलित पर्वत कैसे बनते हैं, वलन की प्रक्रिया से बनते हैं, वलन की प्रक्रिया से बनते हैं, ठीक है। ये एक फिजिकल ज्योग्राफी है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, दूसरे सिलेबस में हम लोग इसको पढ़ाते हैं, ठीक है। अब जब ये वलन की प्रक्रिया से बने, तो मैंने आपको बोला था कि वलन की प्रक्रिया होती क्या है, अभिसारी प्लेटें होती है, अभिसारी प्लेटें होती है। तो मान लो एक अभिसारी प्लेट इधर से आ रही है, एक अभिसारी प्लेट इधर से आ रही है, ठीक है, अभिसारी प्लेट्स है, प्लेट्स है। ये अभिसारी प्लेट जब आपस में टकराएंगे, एक भारी है एक हल्का है, तो भारी क्या करेगा, भारी, ये वाला मान लो भारी है और ये मान लो हल्का वाला है, तो भारी क्या करेगा, नीचे जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारी फोल्डिंग्स बनती है, बहुत सारी फोल्डिंग्स बनती है, और यही फोल्डिंग्स क्या होती है हमारी, अरावली। यही फोल्डिंग्स क्या बनी हमारी, अरावली। ओवरऑल अरावली का बनावट, अरावली कैसे बनी, कौन से काल में कौन सा चीज बना, ये सारी चीजें हम लोग को अब क्लियर हो चुकी है। साथ ही साथ हम लोगों ने अरावली का एक्सटेंशन देखा, अरावली का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, अरावली का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, पूरा का पूरा दिल्ली के जो राष्ट्रपति भवन है वहां से लेके पूरा का पूरा पालनपुर गुजरात तक बना हुआ, ठीक है। तो ये कितने हैं, 600, हाँ 700 तक मीटर, लगभग 700 मीटर तक है, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि रायसीना की पहाड़ियां हैं राष्ट्रपति भवन के उधर, वहां पर ये तक फैली हुई है, कौन, अरावली फैली हुई, क्लियर है। लेकिन अरावली के साथ एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्राचीनतम पहले है, तो इसलिए हमें क्या मिला है, अभी इसके अवशिष्ट पदार्थ के रूप में या रेसिडुअल पर्वत है। अरावली को रेसिडुअल पर्वत भी कहते हैं, रेसिडुअल माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, ये क्या है, पर्वत श्रृंखला है।
तो आप बोलोगे क्या, अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वतमाला। पता ही चल गया क्यों हुआ, कंटिन्यूअस इसमें इरोजन हुआ है, कंटिन्यूअस इसमें क्या हुआ है, इरोजन हुआ है, ठीक है। सिंस इसमें कंटिन्यूअस विघटन हुआ होता है, इरोजन होता जा रहा है, इरोजन होता जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इसकी हाइट क्या है, बहुत ही कम हो चुकी है। क्लियर है। तो इसी अरावली, अब अरावली अगर राजस्थान में देखा तो सबसे ज्यादा फैली हुई है, सबसे ज्यादा फैली हुई है, 80% ऑफ राजस्थान जो है अरावली से घिरा हुआ है। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा चौड़ाई हम कहां पे देखते हैं, नीचे के साइड में देखते हैं, राजसमंद और राजसमंद और उधर चौड़ाई तो राजसमंद एरिया हाँ ज्यादा, हाँ ठीक है। और पतला साइड किसका है, वो आपके ऊपर के साइड, जो जयपुर, जयपुर में मिनिमम है और नीचे के साइड में मैक्सिमम चौड़ाई है। तो अरावली क्या है, एक जल विभाजक की तरह काम करती है। बहुत सारी चीजें हम लोग जलवायु में देखेंगे, इतना क्लियर है ना। अब हम लोग अरावली का विभाजन करेंगे कि मतलब अरावली को मेनली अगर ब्रॉडली देखा जाए तो अरावली 3 हिस्सों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसी अरावली का ही आपका सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पर है, सिरोही। क्लियर है ना। ओके, हम लोगों ने अरावली का जो राजसमंद से लेके उदयपुर तक के 5 पहाड़ियों के नाम देखे थे, सारी चीजें देखी थी, ठीक है। आगे अरावली, अगर हम इसको वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में देखें, वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में देखें तो आपको अमेरिका में एक पर्वत है, एपलेशियन पर्वत, एपलेशियन पर्वत, ठीक है। ये आपकी सबसे प्राचीनतम है और एक अरावली सबसे प्राचीनतम है, क्योंकि इनका निर्माण कौन से काल में हुआ है, क्रिटिशियस काल में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, या आप बोलोगे भारत के प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो बोथ आर द पार्ट ऑफ योर गोंडवाना लैंड, और ये क्रिटिशियस काल में हुआ। तो अगर विश्व के रेस्पेक्ट में देखें तो एपलेशियन पर्वत जैसे पुराना है, हमारे यहाँ पे अरावली पर्वत पुराना। अब अरावली पर्वत नहीं है, एक्चुअली अरावली जो है पर्वतमाला है, पर्वतमाला है। पर्वतमाला का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर रेंजेस ऑफ हिल्स मिलते हैं, रेंजेस ऑफ हिल्स मिलती है, मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे पहाड़ियाँ मिलती है, एक श्रृंखला मिलती है, पहाड़ियों की श्रृंखला मिलती है, पहाड़ियों की श्रृंखला मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज हम ये कहेंगे कि अरावली क्योंकि प्राचीनतम है, तो इसका मतलब जल, वायु, मिट्टी का जो गुना, ये वो सारे जितने भी प्रकार के इरोजनल प्रोसेस होते हैं, इरोजन के प्रोसेस होते हैं, उन सबसे इसकी हाइट क्या है, डिक्रीज करती जाएगी, तभी तो ये अवशिष्ट हमने इसको का नाम दिया है। दूसरी चीज हम ये कहेंगे ना कि अभी जो इसको रिसेंट में हम इसकी एवरेज हाइट या औसतन ऊंचाई देखते हैं, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो देखते हैं वो 930 मीटर है, ठीक है, 930 मीटर की है। लेकिन जब आप इसको कैसे देखोगे बताओ, इधर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आपकी पूरी हिमालय है, ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या है, अरावली है, यहाँ पर आपकी क्या है, विंध्याचल है, विंध्याचल है, फिर विंध्याचल के यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सतपुड़ा, आपको मिलेगा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, तो यहाँ पर आपको पश्चिमी घाट मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट। फिर ये जो एरिया है आपका इस तरफ का थोड़ा सा, मतलब ये यहाँ पे एक्चुअली टच होता है, आप बोलोगे ये जो है आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो ये सारा क्या है, ओवरऑल पर्वतों का स्ट्रक्चर है। और ये हमारा नीचे वाला हिस्सा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। नीचे वाला हिस्सा क्या है, भारत। सबसे ऊंची जो श्रृंखला है पर्वतों की, जो सबसे ऊंची श्रृंखला है वो किसकी है, वो हिमालय। क्यों, क्योंकि हिमालय जो है सबसे नवीन है, इसलिए अभी हमें इतना नवीन है, तभी इसकी हाइट इतनी ऊंची है, नवीन है तभी इसकी हाइट इतनी ऊंची है। और आपको ये जो 1722 मीटर है ना, अगर आप अरावली की हाईएस्ट पीक देखोगे, हाईएस्ट पीक देखोगे तो वो आपको 1722 मीटर की मिलेगी, जो कि आपकी किसकी है, गुरु शिखर की, ठीक है, गुरु शिखर की। गुरु शिखर कहाँ है, सिरोही में है। तो आप अगर अरावली की हाईएस्ट पीक बोलोगे तो वो आपकी 1722 है, बट अगर आप औसत देखोगे तो वो 900, ठीक है, 980। क्लियर है ना। और कोई पूछे आपसे कि अरावली कैसे एक जल विभाजन का काम करती है, देखिए जब भी हम जल संबंधी पढ़ते हैं, हम जलवायु पढ़ते हैं, हम रेनफॉल पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं जल। तो एक्चुअल में क्या है कि अरावली जो है ना, अरावली हमारे राजस्थान में कैसे कुछ इस टाइप की है, इस टाइप की है। तो इसकी जो पैरेलल है ना, अरावली के पैरेलल या आप बोलो समांतर, समांतर एक वर्षा रेखा गुजरती है, वर्षा रेखा, ठीक है। इसे 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा जो है वो अरावली के पैरेलल गुजरती है। और अरावली को इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, जल विभाजक का काम, जल विभाजक का काम करती है। तो पूर्वी हिस्सा जल विभाजक का काम करती है।
तो इसका मतलब क्या है कि अरावली का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा कौन सा, ये वाला जहाँ पे जयपुर वो साइड जो है, ठीक है, तो पूर्वी हिस्से में अरावली ज्यादा वर्षा करवाती है, ठीक है, मतलब 50 सेंटीमीटर से अधिक करवाएगी। तो अरावली जो है आपकी पूर्वी हिस्से में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करवाती है, 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, यही उसका सबसे बड़ा जल विभाजन का कार्य है। और सारा वर्षा अधिक वर्षा वहां करवाती है, इसलिए मरुस्थल जो पश्चिमी हिस्सा है उसका उसमें कम करवाती है। जब पश्चिमी हिस्सा विभाजन कर दिया उसने, तो इसीलिए हम ये कहते हैं अरावली को एक जल विभाजन या वाटर डिवाइडर का काम, वाटर डिवाइडर। क्यों? क्योंकि पूर्वी हिस्से में उसने 50 सेंटीमीटर से अधिक जल करवाया और पश्चिमी हिस्से में उसने 50 से कम करवाया। इसीलिए जो मैदानी साइड है वो क्या है, पूर्वी मैदान है हमारे पास, और पश्चिमी रेगिस्तान है, मरुस्थल है। क्लियर है? तो क्यों है? क्योंकि 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा लाइन है, जो रेनफॉल लाइन है, जो वर्षा रेखा है, वो हमारी क्या है, इसी के अरावली के पैरेलल गुजरती है। तो दिस इज द मेन क्लियर। इसको एक पॉइंट, जब यहाँ पे वर्षा हो रही है, वर्षा में इतना वेरिएशन है, तो अरावली से नदियां भी निकलेंगी, बाहर से नदियां निकलेंगी, ठीक है। तो अरावली से जो नदियां निकलती है, अरावली से नदियां निकलती है, नदियां अब देखो अरावली के पूर्व और पश्चिम में निकलेंगी, पूर्व और पश्चिम में निकलेंगी, ठीक है। जब अरावली के पूर्व और पश्चिम में निकलेंगी, तो जो नदियां पूर्व से निकलेंगी, जो नदियां पूर्व से निकलेंगी वो कहाँ पानी गिराएंगी, अपने बंगाल की खाड़ी में पानी गिराएंगी, बंगाल की खाड़ी में पानी अपना गिराएंगी, ठीक है। ड्रेन आउट कहाँ करेगी, बंगाल की खाड़ी में करेगी, और जो पश्चिम से निकलेगी वो अरब सागर में गिराएंगी, ड्रेन आउट करवाएगी। तो जब इसका मतलब क्या हुआ, उसने नदियों के पानी का भी विभाजन कर दिया। इसमें उसने क्या किया, नदियों के पानी का विभाजन किया, का भी विभाजन किया। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं ना, वो तो कर ही रही है, पानी से रिलेटेड सारी चीजों का विभाजन कर रही है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, अरावली एक जल विभाजन का कार्य करती है, ठीक है। अब अगर हम अरावली का राजस्थान में देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग लिखेंगे आप राजस्थान में अरावली, अरावली पर्वतमाला, अरावली रेंजेस इन राजस्थान। क्या है, सबसे पहले हम अगर यहाँ के पर्वतों के बारे में बात करें, यहाँ पर्वत है तो इसका मतलब कैसी चट्टानें हैं, चट्टानों से ही हमें खनिज मिलेगा। खनिज हमें दो प्रकार के मिल सकते हैं, धात्विक खनिज या अधात्विक खनिज मिल सकते हैं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि आग्नेय चट्टाने वाला केस, राजस्थान की उत्पत्ति वाला जब था, तो कहाँ पर आग्नेय चट्टान, कहाँ पे बाह्य आग्नेय चट्टान, कहाँ पे आंतरिक आग्नेय चट्टान, मैंने ये चीज आपको बताई थी। सब चट्टाने हैं, आग्नेय चट्टान हो गई, रूपांतरित चट्टाने हो गई, और अवसादी चट्टाने, सेडिमेंटल्स, सेडिमेंट रॉक्स, जिसे हम अवसादी कहते हैं। और एक आंतरिक चट्टान है, आंतरिक चट्टान को हम क्या कहते हैं, ग्रेनाइट, क्या कहते हैं, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान, ठीक है। अब ग्रेनाइट चट्टाने हैं, दैट मींस इसमें क्या मिलेगा, हमें धातु मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाह्य चट्टाने में हमें क्या होता है, हमें कोई भी धातु नहीं मिलती है एक्सेप्ट एक, कौन सा, एल्यूमीनियम, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, धातुएं मिलेंगी, धातु खनिज मिलेंगे, धातु खनिज जब धातु खनिज मिलेगा। देखो इट इज वेरी रॉ, इसको पोथा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हमें अधात्विक मिलेगा, अधात्विक मिलेगा, एक्सेप्ट आपको कौन सा, एल्युमिनियम ओर, एल्युमिनियम ओर, जो कि आपका क्या है, बॉक्साइट। भले ही दो अलग प्रकार की बाह्य आग्नेय चट्टान है, आंतरिक आग्नेय चट्टान, लेकिन है तो दोनों आग्नेय चट्टान, और दोनों ही आपके प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ये दोनों ही आपके प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। यहाँ पेनिनसुलर इंडिया का, पेनिनसुलर भारत का हिस्सा है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बताओ। अच्छा, अब जब मैंने बेसाल्टिक चट्टानें बोली थी, तो आपको मैंने बताइए ये भी कहा था, जो एरिया है आपका उस साइड का, वहां पर उच्चतम किस्म की हमें क्या मिलती है, सिलिका मिलती है। तो यानी कि हमारा जो बाह्य आग्नेय चट्टान होगा, यहाँ पर क्या होगी, सिलिका, हाँ सिलिका अधिक मिलेगा, तो कांच के बिजनेस अच्छे से डेवलप होंगे, तभी तो ये सैंडस्टोन का मतलब ही है कि हमें वहां पे सिलिका मिल रहा है। अब देखिए, अब जब हम ग्रेनाइट चट्टानें देखेंगे, तो देखो एक्चुअली में जो ये सिलिका वाला केस है ना, एक सिलिका होता है बेसिक या क्षारीय, एक सिलिका होता है आपका अम्लीय या एसिडिक। एक्चुअल में भी जो सिलिका वाला फैक्टर है ना आपका, सिलिका वाला जो फैक्टर है वो आपका दो किस्म का है, एक होगा आपका बेसिक या क्षारीय, एक होगा आपका एसिडिक या अम्लीय, ठीक है। तो एक्चुअल में ये आपका बाह्य आग्नेय चट्टान है ना, बाह्य आग्नेय चट्टान जो है, इसमें आपका क्षारीय वाला मिला, मतलब हारोती वाले साइड में क्षारीय प्रकार का है,
और ये जो आपका एसिडिक या अम्लीय वाला है ना, ये आपके आंतरिक वाले में है, आंतरिक वाले में, आंतरिक आग्नेय चट्टान में। ठीक है, जब ये आंतरिक आग्नेय चट्टान में हो गया, यानी कि यहाँ पर ये कौन सा अरावली वाले रेंज में आ गया, यानी कि आपका जो ग्रेनाइट वगैरह है ना, वहां पर जो सिलिका का कंटेनमेंट होता है वो एक एसिडिक प्रकार का होता है। क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, या आप बोलो कहीं कहीं पर ये भी सुनते होंगे धारवाड़ चट्टानें। एक्चुअली देखिए जो प्री कैम्ब्रियन काल एरा है ना, प्री इस प्री कैम्बियम एरा में ही आपके अरावली का निर्माण हुआ है। ठीक है, और राजस्थान में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है ये कहाँ पे मिलती है, आपके अरावली में ही मिलती है, इसको ध्यान में रखना। धारवाड़ क्रम की चट्टानें या धारवाड़ चट्टानें ये सब आपको कहाँ पे मिलेगी, अरावली में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, अरावली में मिलेगी। और इनकी उत्पत्ति कब हुई है, यही प्री कैम्बियन काल में ही हुई है। ठीक है, तो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें हैं, इसलिए उसमें धात्विक है। अब ये धात्विक और धात्विक का कहने का मतलब यही है कि मेरा लोहा कंटेंट है, यानी आयरन कंटेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होंगी इसमें लौह अयस्क आपको मिलेगा, लौह अयस्क, लौह अयस्क मिलेगा। यानी कि आपके जितने भी मेटेलिक मिनरल्स होंगे वो सारे के सारे आपके धारवाड़ क्रम में मिलेंगे, एक्सेप्ट वन। कौन है वो एक्सेप्ट वन, वो एक्सेप्ट वन आपका एल्यूमिनियम है। जो प्री कैम्बियन काल में धारवाड़ का हुआ, और धारवाड़ ये सारे बने यहीं पर ही हैं। मतलब अरावली को कभी कभी आप ये देखोगे कि बोला जा रहा है आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो अरावली बोल दो या धारवाड़ क्रम की चट्टानें बोल दो या ग्रेनाइट चट्टानें बोल दो, सब एक ही है। धारवाड़ बोल दो, ग्रेनाइट बोल दो, बाह्य आंतरिक आग्नेय बोल दो, ठीक है, सब के सब एक ही चीज है। क्या है, अरावली ही है। ठीक है, अब यही तो चट्टानों के ही पार्टिकल्स टूटते टूटते टूटे टूटे डस्ट के फॉर्म में हो जाते हैं ना, इरोजनल प्रोसेस है। तो क्योंकि यहाँ पर लोहा है तो चट्टान कैसे किस रंग की, मिट्टी किस रंग की होगी, मृदा लाल रंग की हो जाएगी। अरावली में लाल मृदा, लाल मिट्टी या मृदा या इनसेप्टिसोल, ठीक है, क्लियर है ना। और ये सॉइल बहुत अच्छा होता है किसके उत्पादन के लिए, मक्का के उत्पादन के लिए। मक्का के उत्पादन के लिए ये मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। इसलिए आप देखोगे कि सबसे ज्यादा कहाँ बोया जाता है, उदयपुर, उदयपुर में इसलिए सबसे अधिक मक्का होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर तो ये लाल मृदा है, क्योंकि अरावली का विस्तार वहाँ पर उस साइड में ही सबसे ज्यादा चौड़ी है ना अरावली के रेंज। क्लियर, बोला जाए पूरे राजस्थान के जितने भी फिजिकल लोकेशंस हैं, सबसे ज्यादा मिनरल्स या खनिजों की दृष्टि से सबसे ज्यादा रिच, परिपूर्ण, खनिज संपदा से परिपूर्ण अगर बोला जाए तो आप क्या बोलोगे, खनिज संपदा से परिपूर्ण, खनिज संपदा से रिच। ठीक है, रिच कौन है, अरावली। कौन रिच है, अरावली। तो हमने धातु और अधातु तो यहाँ पे देख ही लिया है। साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि चित्तौड़गढ़ का जो इलाका है ना, वहाँ पे आप भी जो हम लोग राजस्थान में है, हम जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ वाला इलाका जो है सबसे ज्यादा सीमेंट वगैरह फैक्ट्री जो होती है यहाँ चित्तौड़गढ़ के होती है। सीमेंट वगैरह की फैक्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। और ये चूना पत्थर आपको अरावली की जो रेंजेस है वहाँ मिलती है, जो उसमें भी आपको चित्तौड़गढ़ वाला जो इलाका है बेस्ट क्वालिटी की मिलती है। तो आप क्या बोलोगे कि चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर का जो खनिज है ना वो आपको कहाँ पे मिलेगा, अरावली में मिलेगा। और अरावली में भी कहाँ पे मिलेगा, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ मिलेगा, चित्तौड़गढ़ में। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी इसलिए। और ये चूना पत्थर क्या है, क्या ये धात्विक खनिज है, नहीं, वो अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक्सेप्शनल, याद रखना क्या है, एक्सेप्शनल। नॉन मेटालिक आपके मिनरल है, नॉन मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल क्या, चूना पत्थर, सैंडस्टोन, अरे लाइमस्टोन। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अगर एक्सेप्शन ही पूछा जा सकता है तो ऑप्शन में हमेशा याद रखना एक बॉक्साइट एक्सेप्शन है, एक चूना पत्थर एक्सेप्शन है। अब अगर हम यहाँ पे वन्य जीव देखें, वन्य जीव यानी कि आप क्या देखोगे, आप फॉरेस्ट देखो या फॉरेस्ट एनिमल्स देखोगे, तो कहाँ पर राजस्थान में हमें यहाँ पे मिलेगा, उधर। कहाँ पे मिलेगा सबसे अधिक, कहाँ पे वन्य या वन्य जीव, हम बोलेंगे उदयपुर। तभी तो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ अभयारण्य वही साइड है ना,
उसी साइड में ही तो है, तो इसलिए हम क्या देखेंगे, जो वन्य है या वन्य जीव है कहाँ पर है, उधर उधर। क्यों? क्योंकि अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पर है हमारे, कहेंगे इसी साइड में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वन संपदा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, उदयपुर जिला, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे अधिक है, अधिक है। क्यों? क्योंकि अरावली में ही सबसे अधिक, पूरे राजस्थान में सारे भौतिक प्रदेशों में अरावली जो भौतिक पर्वतमाला का भौतिक प्रदेश है, फिजिकल रीजन है, उसमें सबसे अधिक वन्य पाए जाते हैं। वन्य पाए जाएंगे तो सबसे अधिक वन्य जीव भी पाए जाएंगे। इसको थोड़ा सा लिख लो, पॉइंट आउट कर लो। जितने भी आदिवासी हैं ना, वो आपको इस साइड से मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आपको घने जंगल है, और घने जंगल में जो आदिवासी जनजातियां होती हैं, आदिवासी शेड्यूल का ट्राइब्स जो होते हैं, वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे, जंगल में मिलेंगे, क्योंकि वो जंगल पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि अरावली की जो श्रेणियां हैं, वहाँ पर आपको सबसे अधिक आदिवासी जनजातियां मिलेंगी। या आप बोलो कि उदयपुर में भी आपको सबसे अधिक क्या मिलती है, आदिवासी जनजातियां, आदिवासी जनजातियां, आदिवासी जनजातियां, आदिवासी जनजातियां सबसे अधिक कहाँ मिलेगी, अरावली, अरावली पर्वतमाला में, पर्वतमाला में, जो कि पूर्णतः किस पर डिपेंड करती है, टोटली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, किसमें निर्भर करती है, पूर्णतः जंगलों पर, वन पर। तो इसका मतलब पहले ऊपर से आते हैं, ऊपर में आपको क्या मिलेगा, जयपुर। जयपुर में कौन सी आदिवासी जनजाति रहती है, मीणा, गरासिया, सिरोही, सिरोही में कौन सी जनजाति मिली, गरासिया, ठीक है। तो क्या ये आपको देख के नहीं लग रहा है कि आपका जो पूरा का पूरा एंटायरली अरावली रेंज है, उसमें आपको विभिन्न प्रकार की जनजातियां मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अरावली में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, और ये जो आदिवासी जनजातियां होती हैं, ये पूर्णतः किस पे डिपेंड करती है, वनों पे डिपेंड करती है, और वनों पे डिपेंड करती है, इसलिए मैक्सिमम जो जनजातियां राजस्थान में पाई जाती हैं, वो आपको कहाँ मिलेगी, इसी अरावली रेंजेस में मिलेगी। तो हम लोगों ने जो प्रमुख प्रमुख जनजातियां हैं, जो इन प्रमुख प्रमुख जगहों पर आपकी अरावली में मिलती हैं, वो हम लोगों ने लिखी। क्लियर है कि नहीं, बताओ। यहाँ पे जनजातियां हैं, तो ये कौन सी कृषि करेगी, आपकी स्थानांतरित कृषि करेगी, स्थानांतरित कृषि यानी कि आपकी झूमिंग कृषि करेगी, झूमिंग कृषि, या आप बोल दो स्थानांतरित कृषि, कृषि बोल दो, या स्लैश एंड बर्न कृषि बोल दो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोल दो, ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोल दो। तो आपको ये पूछ ले कि अगर ये कहा जाए कि डिफरेंट डिफरेंट, देखो बात वही है, स्थानांतरित ही कृषि है, पर अलग अलग जनजाति अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो याद करिए, मैंने सहरिया जनजाति का बोला था कि ये कौन सा नाम से पुकारती है, गरासिया कैसे बोलेगी, बालरा, गरासिया क्या बोलेगी, बालरा, ठीक है। डामोर जनजाति क्या कहती है, दजिया, और सहरिया जनजाति वार्ता, ठीक है। ये झूमिंग कृषि करेगी ना, झूमिंग कृषि ही करेगी। तो याद रखना, ये जो डामोर जनजाति है, डामोर जनजाति है, ये क्या कहती है इस झूमिंग कृषि को, दजिया। और अगर यही आपकी गरासिया हो गई तो क्या करेगी, गरासिया होगी तो क्या कहेगी, वालरा। और यही आपकी सहरिया हो गई तो क्या कहेगी, वातरा। सब झूमिंग कृषि है, सब क्या है, झूमिंग कृषि है या स्थानांतरित कृषि है। सभी हम लोग डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया वगैरह का, राजस्थान में भी हम लोगों ने याद करिए, कोटा के जो आपके चंबल के जो बीहड़ है, वहाँ पर भी उन लोगों के पुनरुत्थान, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, इन सब के लिए परियोजनाएं करवाई हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं। उसी तरह ये जो आपके पूरे राजस्थान में अगर जनजातियों के हिसाब से देखा जाए, तो मीणा जनजाति को सबसे बड़ा हिस्सा लेती है, और वो शिक्षित वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा लेती है, ठीक है। शिक्षित वर्ग, जो एजुकेटेड अगर आप जनजाति देखोगे तो वो आपकी मीणा जनजाति है। और साथ ही साथ ये आपके सिविल सर्विस में, सरकारी सेवाओं में बहुत बड़ा स्थान रखती है, ठीक है। अब बाद में थोड़ा बहुत वो कृषि करते हैं, थोड़ा सा जो रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि नील हो जाए, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज, राइट। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट द परसेंटेज इफ वी आर टॉकिंग, मतलब मीणा जो ट्राइब्स होते हैं, जो कैटेगरीज होती हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, एजुकेटेड है। वो सबसे ज़्यादा आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनमें हैं, ब्यूरोक्रेट्स में हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में वो बैठे हुए हैं। क्लियर है। तो ये हमारा अरावली का वन्य जीवन, जनजातियाँ क्यों है,